हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 की अंतरा नामक जो पुस्तक है उसके काव्य खंड का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे। पाठ नंबर 2 में 2 कविताएं हैं। पहली कविता का नाम है गीत गाने दो मुझे, दूसरी का नाम है सरोज स्मृति। आप जानते हैं पहली कविता गीत गाने दो मुझे कल अर्थात पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरी कविता जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति। देखिए बच्चों, सरोज से शायद आप परिचित हैं, नहीं तो मैं पुनः आपको बता देता हूँ। सरोज है निराला जी, जो इस कविता के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी उनकी पुत्री का नाम। परिवार के सारे सदस्य लगभग लगातार चले गए। अंत में उनकी पुत्री सरोज बची थी, लेकिन सरोज है वो उनका आधार बनती या उनका सहारा बनती, वो भी उन्हें छोड़कर चली जाती है। हुआ क्या, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया। विवाह के 1 साल बाद सरोज है वो स्वर्ग सिधार गई और इसके ठीक 1 साल बाद निराला जी अपनी पुत्री का हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार श्राद्ध के रूप में याद करते हैं और उस श्राद्ध के वक्त उनके मन में अपनी पुत्री की जो यादें हैं, स्मृति शब्द का अर्थ होता है याद, तो इसीलिए इसका नाम लिखा है सरोज स्मृति। सरोज की याद में उन्होंने ये कविता लिखी। तो सरोज है वो विवाह के 1 साल बाद स्वर्ग सिधार जाती है और ठीक 1 साल बाद वो भारतीय संस्कृति को निभाने का जो श्राद्ध एक पर्व होता है हमारे पूर्वजों से जुड़ा, उसी को मनाते हैं या उस उपलक्ष्य में अपना कार्यक्रम रखते हैं। उसी वक्त उन्हें अपनी पुत्री की याद आती है और उन यादों को उन्होंने छंदबद्ध कर दिया, अपने शब्दों को, अपने वाणी को एक कविता के गीत के रूप में गा दिया। तो निराला जी हैं अपनी पुत्री की जो शादी करते हैं, इस कविता में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला छंद जो आज हम पढ़ेंगे उसमें अपनी पुत्री की शादी का, विवाह का जो प्रारंभिक शुरुआत है कैसा हो था उसकी चर्चा होगी। उसके बाद लगातार अलग अलग छंदों में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। निराला जी कष्टों से पीड़ित थे, दुखों से पीड़ित थे, धनाभाव था, इसलिए अपनी पुत्री की शादी वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पूर्ण तरह से निर्वाह नहीं कर सके। अपनी पुत्री को अकेलेपन महसूस नहीं हो, अकेलापन, इसलिए एकांतपन महसूस नहीं हो, तो उसे ननिहाल भेज दिया गया। उसका अधिकांश जीवन है वो नाना नानी, मामा मामी के यहाँ बीता। इस प्रकार जीवन बीतता गया और उन्होंने शादी का जो कार्यक्रम रखा उसमें भी धनाभाव, पैसों की कमी, कष्टों से पीड़ित
अपनों का साथ, इन सब के कारण अपने पूर्ण कर्तव्यों का वो निर्वाह नहीं कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश ये की कि उसके श्राद्ध के वक्त बच्चों उनके पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने समस्त जो पुण्य कर्म हैं उनको अपने पुत्री को भेंट करते हुए और उन्हें श्राद्ध के रूप में याद करते हुए ये गीत लिखा। देखिए, ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति, ये एक शोक गीत है, एक लंबी कविता है और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये कविता एक मर्मस्पर्शी है, मर्मस्पर्शी, मन को छूने वाली। दूसरा आप इसको ये भी कह सकते हैं, यह एक ऐसी कविता है जो हृदय स्पर्शी है, हृदय स्पर्शी, जो हृदय को अंदर तक गहराइयों तक छू जाती है। तो आइए आज हम इस कविता का पहला छंद, पहला पद, पहला भाग जो है उसको पढ़ते हैं और उसमें कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हम साथ साथ देखकर लिखेंगे। देखा विवाह आमूल, आमूल का अर्थ मूल सहित, यानी पूरी तरह से। पूर्ण रूप से। नवल, नया। शुभ पड़ा, शुभ कहते हैं मांगलिक, मंगल कार्य को। कलश आप जानते हैं गढ़ा, और शुभ मांगलिक मंगल कार्य। देखती मुझे तू हंसी मंद, मंद मंद धीरे धीरे, होठों में बिजली फंसे स्पंद कंपन। उर, उर कहते हैं हृदय को। उर माने हृदय में भर झूली छवि, छवि तस्वीर। सुंदर तस्वीर। प्रिय की ऐ शब्द श्रृंगार मुखर, मुखर शब्द किसे कहते हैं? व्यक्ति दो तरीके होते हैं कि कुछ व्यक्ति है अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को रोक लेते हैं किसी कारणवश, शंकावश या झिझकवश, और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो अपने शब्दों को रोक नहीं सकते, अपनी भावनाओं को, अपनी वाणी को वो तुरंत कह देते हैं। जो भी मन में, हृदय में जो भाव विचार हैं उनको तुरंत कह देना, प्रकट कर देना, उसको कहा जाता है मुखर। तो खोली एक उच्छ्वास, उच्छ्वास माने होता है गहरी, आहावरी, गहरी सांस। संग श्वास स्तब्ध स्थिर। बंद बंधी हुई, अंग अंग। नत माने झुके हुए। झुके हुए। नैन आप जानते हैं आंख। आलोक प्रकाश। कांपा कंपन करना, अधर होठों को कहते हैं। थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति। धीति, धीति शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो होता है धीरज या धैर्य, और दूसरा होता है प्यास। मेरे वसंत की प्रथम गीति रचना कृति। ये कुछ शब्द थे जिनका अर्थ मैंने लिखकर आपको बता दिया। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में देखिए हमारे वो चार बिंदु हैं। सबसे पहले है वह संदर्भ। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? कविता का नाम सरोज स्मृति, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद दूसरा प्रसंग। कविता की इन पंक्तियों में निराला जी
अपनी पुत्री सरोज के विवाह से जुड़ी हुई जानकारियाँ या उस वक्त उसका जो सौंदर्य है वो अपनी पत्नी जो गुजर चुकी है जिसका नाम तो मनोहरा के सौंदर्य से तुलना करते हैं। वो उसके सौंदर्य की तुलना किससे करते हैं? शकुंतला जिसे इतिहास में सबसे सुंदर माना जाता है, और एक कामदेव की पत्नी रति, इन सब को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, उनसे तुलना करते हैं। विवाह किसने, ये इसमें आ जाएगा आपका प्रसंग में। और अब आते हैं व्याख्या में। देखा विवाह आमूल नवल। सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहते हैं मैंने ये विवाह पूरी तरह से पूर्ण रूप से नया देखा है, नवीन देखा है, नूतन देखा है। नवल को आप नया कह सकते हैं, नूतन कह सकते हैं, नवीन कह सकते हैं। नवीन क्यों है ये पूरी कविता में आपके समझ में आ जाएगा। इस शादी में सब कुछ आपको हटा हुआ मिलेगा, इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहते हैं कि यह विवाह पूरी तरह से पूर्ण रूप से नवीन या नूतन या नया है जो मैं देख रहा हूँ। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तुम्हारे पर मांगलिक कलश का जल है वो बिखेरा जा रहा है या तुम पर डाला जा रहा है। देखती मुझे तू हंसी मन, और इसके बाद कहते हैं कवि कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, देखती आप मुझे मंद मंद धीमी धीमी हंसी के साथ मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देख रही हो। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और आपके जो होठ हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उनमें बिजली फंसकर कंपन कर रही हो। दोबारा देखो, कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अर्थात अपनी पुत्री को कि आप मंद मंद धीमी धीमी हंसी के साथ मेरी तरफ देखती हो, और तुम्हारे जो होठ हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उनमें बिजली है वो फंस कर कंपन कर रही हो। अगली पंक्ति, उर में भर झूली छवि सुंदर। उर कहते हैं हृदय को। ये उस वक्त का वर्णन है जब उनकी पुत्री है विवाह में जो शादी की मुख्य रस्म होती है उस वक्त का, और उस वक्त लिखा है उर में भर झूली छवि सुंदर, अर्थात अपने होने वाले प्रियतम पति की सुंदर छवि को देख करके आपका हृदय हो मन ही मन में झूल रहा है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। अगली पंक्ति में कहा है अशब्द का अर्थ होता है मौन, चुपचाप। साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो सौंदर्य है, मौन सौंदर्य है, वो अपने पति को, प्रिय का अर्थ अपने पति को या होने वाले प्रियतम को याद करके साफ स्पष्ट रूप से झलक रहा है, मुखरित हो रहा है, या आपके चेहरे के माध्यम से साफ दिखाई दे रहा है। तो खुली एक उच्छ्वास संग, और ऐसा लगता है कि तुम एक आहभरी उच्छ्वास, आहभरी गहरी श्वास के संग अपने आप को खुलापन महसूस कर रही हो, अपने आप को अलग सा जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, गहरी सांस के साथ और अपने आप को खुलापन के साथ, खुली श्वास के साथ दिखाई दे रही हो। विश्वास स्तब्ध बंद अंगन, इस खुलेपन के कारण और इस आहभरी सांस के साथ जिसमें खुलापन है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो स्तब्ध, स्थिर है, टिका हुआ है, दृढ़ है, और साथ में वो क्या दिखाई दे रहा है, आपके प्रत्येक अंग अंग से जुड़ा हुआ, बंधा हुआ दिखाई देता है। नत नयनों से आलोक उतर, नत मन झुके हुए। कवि निराला जी कहते हैं आपके झुके हुए आंखों से, झुके हुए नैनों से
प्रकाश है वो साफ उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। कांपा अधरों पर थर थर, और वो उतरता हुआ प्रकाश है, ऐसा लग रहा है, अधरों माने होठों पर, आपके होठों पर थर थर करता हुआ कंपायमान सा लगता है या कंपित होता हुआ दिखाई देता है। बच्चों देखो, इसमें आगे हालांकि चर्चा होंगी। जब भी दो शब्द, एक शब्द दो बार आता है तो उसे पुनरुक्ति, पुनः प्लस उक्ति, पुनरुक्ति पुनः प्लस उक्ति। यहाँ एक शब्द दो बार आ गया, इसलिए पुनरंत अलंकार है। इसमें देखिए एक शब्द 1 2 3, यहाँ भी वो स्थिति है, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आपको शायद ये दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बीच में बताया है कि जब एक शब्द एक से अधिक बार लगातार आ जाता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसके बाद देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, अपनी पुत्री को जो विवाह के समय बैठी है उसकी छवि को, उसकी तस्वीर को देखकर क्या कहते हैं, देखा मैंने देखा कि जैसे आप एक धैर्य की, एक प्यासी मूर्ति के समान हो, ऐसा मुझे आपका स्वरूप दिखाई दिया, मेरे बसंत की प्रथम गीति। और इसके साथ ही वो कहते हैं, इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बसंत की मैंने जब प्रथम बार कविता लिखी, उस कविता का तुम आधार हो, उस कृति का आप मेरा मुख्य आधार हो। अर्थात कवि ये भी कहता है, दोबारा देखिए, कि मैं आपको एक धैर्य की मूर्ति के रूप में देख रहा हूँ, जो मुझे मेरी रचना की पहले बसंत का अर्थ है, मेरी पहली रचना, मेरा पहला बसंत या बसंत का अर्थ जब कवि ने कविता लिखनी शुरू की, उस वक्त की आप एक कृति हो, आप एक कृति का, रचना का स्वरूप हो। साथ में वो कहते हैं कि मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि कवि ने पहली रचना अपनी प्रियतमा, जिसका नाम मनोहरा था, उसके संग गाई थी, इसलिए वो कहते हैं कि साक्षात इसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि अपनी पत्नी की जो छवि है, अपनी पत्नी का जो सौंदर्य है, वो भी आपके साथ इस कृति में मुझे जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये तो थी बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या। अब आते हैं अपन इनमें जो पढ़ा उससे क्या निकल कर आए, कुछ ऐसा सौंदर्य जिसे हम सिर्फ सौंदर्य कहते हैं, विशेष में आते हैं। भाषा में देखो क्या है इसमें, एक तो आप इसमें ये लिखें खड़ी बोली, सहज, सरल और सुबोध। इस कविता की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में हमें ये गुण दिखाई देते हैं 4 प्रकार के। छंद में आप देखिए, ये पंक्तियां कोई छोटी है कोई बड़ी है, कल चर्चा कर रहा था मैं, वही बात है, जहाँ बराबर पंक्तियां नहीं हों, पंक्तियां छोटी बड़ी हों, और उसमें विशेष रूप से याद रखना आपको कि वर्णों की या मात्राओं की जो छंद का मापदंड है वो बराबर नहीं हो, तो उस छंद को क्या कहते हैं बच्चों, मुक्त छंद। ये है आपका मुक्त छंद। शब्द शक्ति इस कविता में हम पढ़े हैं, हर लाइन में लगभग लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए होगी आपकी लक्षणा शक्ति। शब्द शक्ति कौन सी होगी, लक्षणा। अब मैं चर्चा कर रहा था वो इसमें आ भी गया। अंग अंग और थर थर शब्दों की पुनरावृत्ति है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और ये आपको साफ, इसमें शब्द नहीं है, इसमें क्या है, वर्ण है, न 3 बार आ गया, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार।
तो इस प्रकार इसका शिल्प सौंदर्य है वो भी आपके सामने है। हमने इसकी व्याख्या को पढ़ा ढंग से, प्रत्येक शब्द की जानकारी की, और कवि जो निराला जी उनकी पुत्री का सौंदर्य के साथ साथ विवाह का जो वर्णन है वो हमने इस पहले भाग में, पहले पद्यांश में पढ़ा और विशेष बिंदुओं पर चर्चा की। आप सभी ने बहुत ही धैर्य के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ इसको देखा, सुना। इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।